जो जो चुनौतियां, जो जो चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े थे, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे, मौलिक अधिकार दे दिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बहुत लंबे टाइम तक ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि पंजाब और बंगाल का करना क्या है। अभी के लिए हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखना और जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसको यूनाइट करके रखना, दैट वाज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज। सभी ज्वालामुखीज का स्वागत करती हूं मैं आज के हमारे इस बहुत ही प्यारे से सेशन में, जहां पर हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का चैप्टर। तो यार इस चैप्टर को हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। जितने भी बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आप एक और बारी इस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। और जितने भी बच्चों ने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो वो भी इस चैप्टर को ध्यान से देखना, क्योंकि आज एक एक चीज हम इस चैप्टर की कवर करेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द क्लास। फटाफट से इधर आ जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर बात हो रही है देश बनाने की। कौन सा देश बनाने की? हमारे भारत देश को बनाने में जो जो चुनौतियां, जो जो चैलेंजेस हमको फेस करने पड़े थे, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो यार अगर मैं बात करती हूं, सभी को पता है कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 15th ऑफ अगस्त वाज द डेट जब हम लोग एक आजाद देश बन के निकले थे। लेकिन यह आजादी तो आ गई थी, बट क्या हम रियल सेंस में फ्री हुए थे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी चुनौतियां इस देश को बनाने में आई थी। ऑब्वियसली एक बहुत मेजर चैलेंज क्या था कि देश का पार्टीशन हो गया था, दो कंट्रीज में हमारी कंट्री डिवाइड हो गई थी। एक चला गया था पाकिस्तान और हमारे पास रह गया था इंडिया। और ये जो इंडिया हमने बनाया है, देश बनाने के बाद भी बहुत सारी डिमांड्स थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसे हमें देखना था, जिससे हमें बाहर निकलना था। तो यहां पर बात वही हो रही है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन। बहुत सारे लोग इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर से निकल के पाकिस्तान की साइड गए, बहुत सारे पाकिस्तान की साइड से इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके इस तरफ आते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिहैबिलिटेशन, लोगों को फिर से जो है जगह घर ढूंढना पड़ता है। ये सारी दिक्कतें तो आ ही रही थी। अलॉन्ग विद दैट इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब हमारा जो इंडिया था भाई, वो इंडिया के अंदर कुछ तो हमारे हम बोल सकते हैं प्रोविंसेस थी। प्रोविंसेस का मतलब जो जगहें डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थी, लेकिन प्रोविंसेस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स भी एग्जिस्ट करते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब ऐसी जगहें जो कि राजा रजवाड़ों के अंडर आया करती थी। अब भाई इन प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दे दिया जाता है कि आपके पास तीन चॉइसेस हैं। कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेला जा रहा था उनके साथ। उनको तीन चॉइसेस दी गई थी कि या तो आप इंडिया का हिस्सा रह सकते हो, या आप पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हो, या फिर आप थर्ड चॉइस ये है कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो अपनी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रिंसली रूलर्स थे जिनको ये आजादी का लालच आ जाता है। वो सोचते हैं कि हम लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लेंगे। तो इन सभी प्रिंसली रूलर्स को कन्विंस करके अपनी कंट्री में मर्ज करवाना एक और बड़ी चुनौती साबित हो गया था। एंड उसी के साथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। अब जब देश बनता है तो देश के अंदर लोगों की भी इच्छाएं हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हमारे जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक स्टेट का हिस्सा होने चाहिए। स्टेट के जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उनको रीड्रॉ करो ताकि वो एक तरीके से जो एक लैंग्वेज कम्युनिटी है वो एक स्टेट का हिस्सा बन के रहे। तो ये सारी चुनौतियों को हमने कैसे जो है इनसे हम बाहर निकले, कैसे हमने इन पे ध्यान दिया, क्या किया, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किस स्थिति के अंदर हम लोगों का जो देश है वो जन्मा था एक आजाद देश की तरह। लेट्स सी, इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947। तो रात का समय था 14-15 अगस्त का, तो बिल्कुल बर्थडे ही हो गया ये तो। ठीक है, आप लोग बर्थडे पे केक वगैरह काटते हो, हम लोग रात को मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त को आजाद हो गए थे। अब देखिए, इंडिया वॉज बॉर्न इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बहुत मुश्किल और कठिनाइयों भरी चुनौतियों के अंदर भारत देश का जन्म हुआ है। ठीक है, नथिंग न्यू मैम, आपने हमें बता दिया। यस डेफिनेटली। उसी के साथ फ्रीडम केम विद द पार्टीशन एंड द पार्टीशन कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जो आजादी है बहुत खून खराबे के बाद हमको मिली थी। बहुत सारे लोग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉर्डर दूसरी साइड क्रॉस कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के डिस्प्लेस होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है। एंड एक अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, यानी कि जो आप सोच भी नहीं सकते उस स्केल पे जो है हिंसा हुई थी। बहुत सारे लोगों की जान गई, खून खराबा हुआ। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। और कितने सारे परिवारों ने अपने परिवार वाले खो दिए। तो उस ट्रॉमा के साथ उनको रहना पड़ता है, जिंदगी बितानी पड़ेगी। तो ये सारी दिक्कतें हम देखेंगे। अब देखो,
दो गोल्स थे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दो चीजें थी, दो उद्देश्य थे जो हमको पूरे करने थे। सबसे पहला गोल ये था कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करेंगे। इस चीज पे आई थिंक हर किसी ने एग्री करा था कि व्हेन इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री वी विल फॉलो डेमोक्रेसी। हम लोगों के देश में एक डेमोक्रेटिक सरकार को तो हम बना के रहेंगे, ला के रहेंगे। वी एग्रीड द कंट्री शैल बी रन थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये भी बहुत आसान चीज नहीं होने वाली थी, आगे चल के आप लोग देखोगे। एंड द नेक्स्ट गोल वॉज द वेलफेयर ऑफ ऑल। सभी का भला करना है भाई, किसी एक का नहीं, दो का नहीं, सबका भला करना है इतने बड़े देश के अंदर। तो वी अग्रीड दैट द गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल, स्पेशली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। अब यार यहां पर सरकार, एक तरीके से सरकार भी क्या, जो जनता थी उस टाइम पे, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ा था, जो हमारे लीडर्स है, उन सबने इस चीज पे एग्री करा था कि जब हमारा देश आजाद होता है तो जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो सबके हित में काम करेगी, सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो सबसे सोसाइटी में जो सबसे निचला वर्ग है ना, जो सबसे गरीब है, जिसको जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है इतनी नहीं मिल पाई, जो बहुत मार्जिनलाइज्ड है, उन लोगों के हित में हमें और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि उनकी स्थिति को भी बेहतर किया जा सके, उनकी स्थिति को भी इंप्रूव किया जा सके। अब यहां पर हमारी कंट्री मेजरली तीन चैलेंजेस को फेस करती है। तीन चैलेंजेस आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि व्हाट वर द थ्री मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस्ड। ओके, थ्री कोर चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। और यहां पर पहले इन तीन चैलेंजेस को समझे, फिर आगे की बात करती हूं। सबसे पहला चैलेंज, सबसे पहली चुनौती थी कि हमारे देश के अंदर इतनी ज्यादा भिन्नता थी, चाहे आप लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कास्ट, किसी भी तरीके से देखोगे, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे थे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी को एक देश का हिस्सा बना के रखना ही एक बहुत मेजर चुनौती थी। ऑब्वियस सी बात है, आप देखते हो कि आपके परिवार के अंदर आप तो लोग इतने ज्यादा अलग नहीं भी हो, तब भी कितनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है फैमिली गैदरिंग के अंदर भी। लेकिन एक इतना बड़ा देश जहां पर इतनी ज्यादा भिन्नता है, उस भिन्नता को साथ में रखना, एक देश का हिस्सा बना के रखना वाज अ वेरी वेरी मेजर चैलेंज फॉर अवर कंट्री। इंडिया का कॉन्टिनेंटल साइज, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस डाइवर्सिटी, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहां पर रहा करते थे। डाइवर्स कंट्री कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। बहुत लोगों का यह मानना था कि ऐसा देश जहां इतनी ज्यादा भिन्नता है, ये देश कभी भी एकजुट होकर बहुत लंबे समय तक रह ही नहीं पाएगा। सो मेनी पीपल यूज्ड टू से दैट अरे थोड़े टाइम के लिए लोग आजाद हुए, थोड़े टाइम में टूट के बिखर जाएंगे, इनका देश रहेगा ही नहीं। साथ ही में द चैलेंज वाज टू अकोमोडेट दिस डाइवर्सिटी व्हाइल कीपिंग द नेशन यूनाइटेड। तो पहला चुनौती, पहला चैलेंज यही है कि इतनी ज्यादा डाइवर्स कंट्री को हमें एकजुट करके रखना है, साथ में रखना है। ऑलरेडी पार्टीशन हो गया है, ठीक है, रिलीजन के नाम पे पार्टीशन हो गया है, धर्म के नाम पे एक तरीके से विभाजन हो चुका है, लेकिन अब जो देश है इसको जो है एकजुट करके रखना है, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी इसमें हो। और ये जो हमारा पूरा चैप्टर है, ये इसी पर्टिकुलर चैलेंज की ही बात करता है। ये पर्टिकुलर चैलेंज हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में कवर होता है। नाउ नेक्स्ट चैलेंज क्या है? नेक्स्ट चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। देखो अभी अभी डिसाइड करा था कि भाई जब देश बनेगा तो देश के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही आएगी और डेमोक्रेसी को हमें स्थापित करना है, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज। हमारे देश के अंदर बेटा इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन उसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो इलिटरेट थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गरीबी में रह रहे थे, पुअर थे। इन सभी के बीच में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, सभी को बताना कि कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, वोट दिलवाना, भाई साहब बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला था। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? 1950 में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि वो तारीख कौन सी थी जिस तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। मैं ये नहीं पूछ रही कि लागू कब हुआ, वो तो सभी को पता है कि 26 जनवरी को लागू हुआ था मैम, रिपब्लिक डे, लेकिन किस तारीख को संविधान बन के तैयार हो गया था ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लोगों को फंडामेंटल राइट्स दे दिए थे, मौलिक अधिकार दे दिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें तो आपके हाथ में थमा दी गई थी। एंड राइट टू वोट भी दे दिया गया था, मत देने का अधिकार भी सभी एडल्ट सिटीजन्स को मिल गया था। पहले राइट टू वोट 21 साल से ऊपर लोगों के पास था, फिर जो है 18 से ऊपर हो गया, ठीक है, तो राइट टू वोट भी दे दिया गया। इंडिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करा बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने ये सब चीजें बेटा
एक तरीके से शामिल कर ली थी, जो भी पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है उसको अपना लिया था कि सारी जनता है, सारे एडल्ट सिटीजन है, सबके पास राइट टू वोट होगा, सबके पास फंडामेंटल राइट है, सब लोग वोट देंगे, वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि जो है एक तरीके से हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जो है लॉ बनेगा। ये सारी चीजें हमने लिख डाली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सब कुछ स्थापित कर लिया। पर अब बात ये थी कि चीजें लिख तो ली हैं आपने, लेकिन इन रियलिटी प्रैक्टिस में कैसे लेकर आनी है? इलेक्शंस भी तो कंडक्ट करने पड़ेंगे, इतने सारे इलिटरेट पुअर लोगों में इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ेंगे। तो इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। चैलेंज था टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में जो चीजें लिख दी गई हैं ऑलरेडी, उसको प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है, रियलिटी में इंप्लीमेंट करना है। ये वाला जो चैलेंज है बेसिकली, ये आप इसी किताब के दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको बस इस चैलेंज को समझना है। और तीसरा चैलेंज भी एग्जैक्टली इस बुक के 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं व्हाट वाज द 3rd चैलेंज। तीसरी चुनौती ये थी टू इंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट लेके आना, वेलबींग लेकर आना। अभी अभी हमने देखा था गोल क्या था, एक तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, और उसी के साथ हम लोग ये भी चाहते थे कि सभी का वेलफेयर करेंगे, स्पेशली जो पुअर डिसएडवांटेज सेक्शन है उसका वेलफेयर करेंगे। तो हाँ, ये चैलेंज उसी के साथ डील करता है। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वालिटी का प्रिंसिपल आ गया था, स्पेशल प्रोटेक्शन डिसएडवांटेज ग्रुप्स को हमने दे दी थी, जो माइनॉरिटीज है उनको तक प्रोटेक्शन दे दिया है, हर किसी को दे दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होती हैं कि आप जनता के लिए ये करो वो करो, वो गाइडलाइंस भी हमने अपना ली थी, संविधान के अंदर लिख दी थी। बट द चैलेंज वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। चुनौती यही थी बेटा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आ गए हैं, गवर्नमेंट को बता दिया गया है कि जनता के हित में आपको ये काम करना है, जनता की स्थिति इस तरीके से बेहतर बनानी है, देश के अंदर जो है गरीबी को हटाना है, बहुत मेजर गोल है, ठीक है, इलिटरेसी को रिमूव करना है। उसी के साथ साथ हमें अपनी देश की इकोनॉमी, जो ब्रिटिशर्स इतनी ज्यादा खराब करके चले गए थे, उस आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है और देश को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। सो दिस वाज द 3rd चैलेंज। तीनों चैलेंजेस पता चल गए। सबसे पहला चैलेंज है कि जो डाइवर्सिटी है उसको यूनाइट करके रखना है। दूसरा चैलेंज है डेमोक्रेसी, बेसिकली लिख दी है सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको इफेक्टिव बनाने के लिए प्रैक्टिस में लेके आना है। और तीसरा चैलेंज है देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है विद द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एज वेल। ऑलराइट, तो ये 3 चैलेंजेस थे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें इस फर्स्ट चैलेंज के साथ डील करना है। चलो भाई डील करते हैं, आ जाओ। अब यहां पे बात आ रही है डिमांड फॉर पाकिस्तान एंड द 2 नेशन थ्योरी। बड़ी खतरनाक 2 नेशन थ्योरी यहां पर दे दी गई थी। सिंपल मतलब क्या है 2 नेशन थ्योरी का, मैं समझाती हूं। देखो, ऐसा बोला गया कि इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया, नॉट इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट होने से पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर 2 तरीके के लोग रहते हैं, एक है हिंदूज, एक है मुस्लिम्स। और ये दोनों क्योंकि 2 अलग लोग हैं, दैट इज द रीजन कि वो सेम कंट्री के अंदर नहीं रह सकते। और इसी चीज के बाद डिमांड आई थी फॉर अ सेपरेट कंट्री कॉल्ड पाकिस्तान, जहां पे मुस्लिम्स रहेंगे और इंडिया जो कंट्री रहेगा वहां हिंदूज रहेंगे। तो बेसिकली डिमांड करी गई थी पाकिस्तान की अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, धर्म के बेसिस पर डिमांड आ रही है देश को बनाने की। देखो दिस थ्योरी, ये थ्योरी जो है मुस्लिम लीग ने दी है। इसमें स्टेट करा गया कि इंडिया के अंदर एक नहीं 2 लोग रहते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और इसी के बेसिस पे मुस्लिम लीग ने डिमांड करा कि पाकिस्तान एक कंट्री बनाई जानी चाहिए फॉर द मुस्लिम पीपल। ओके, नाउ ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को तो अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में इस तरीके से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1940s के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड role of the British ultimately led to the decision to create Pakistan. Division was decided based on the principle of religious minorities, नहीं majorities। ठीक है, सिंपल सी बात है गाइस। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, ऑल्दो स्टार्टिंग में जब मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी की बात करी थी, कांग्रेस पार्टी वाज लाइक नो नो वी आर नॉट गोना डू दैट। बट इतना ज्यादा हम देखते हैं कि उस पीरियड में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो कम्युनल टेंशंस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि वो जो चिंगारी लगी थी अल्टीमेटली आग में तब्दील हो जाती है और देश बटना ही था। ठीक है, देश बट जाता है और हम लोग देखते हैं कि डिसीजन ये लिया गया था कि कंट्री को डिवाइड करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटीज। रिलीजियस मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि जिस जगह मुस्लिम्स ज्यादा है वो जगह पाकिस्तान को दे दी जाएगी, जहां हिंदूज नंबर में ज्यादा है वो जगह इंडिया को दे दी जाएगी। सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है मैम, इसमें क्या ही रॉकेट साइंस है, लेकिन डिफिकल्टी आई थी। अब इस पार्टीशन के प्रोसेस में क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, दीज वर द 4 मेजर डिफिकल्टीज जो कि हमें इस पार्टीशन प्रोसेस में आती है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, आपको ये चारों के चारों रीजंस याद रखने हैं
कि पार्टीशन के लिए देखो अभी तक क्या हुआ है, मुस्लिम लीग ने टू नेशन थ्योरी दी, बोला कि एक नहीं दो तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स, और इसी वजह से दोनों साथ में नहीं रह सकते, हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम्स, और रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे पार्टीशन किया जाएगा, जहां मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा है वो पाकिस्तान को दे दी जाएगी जगह, जहां हिंदूज की संख्या ज्यादा है वो इंडिया को दे दी जाएगी जगह। लेकिन इतना सिंपल नहीं है ना, सिंपल होता तो फिर बात ही क्या थी। चार यहां पे दिक्कतें आ गई। सबसे पहली दिक्कत थी कि कोई भी सिंगल मुस्लिम मेजोरिटी बेल्ट नहीं था, मतलब कोई भी पूरा एरिया ऐसा नहीं था जिसको आप पाकिस्तान बना दो कि यहां पर ही मुस्लिम्स मेजोरिटी में है, चलो ये एरिया पाकिस्तान हो गया, ये वाला इंडिया हो गया, नहीं था। तो फिर क्या था, हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया के अंदर कोई सिंगल कंटिन्यूअस बेल्ट नहीं थी, ऐसा नहीं था कि जैसे ये पूरा एरिया इंडिया हो गया, ये पूरा एरिया पाकिस्तान हो गया, नहीं, कोई सिंगल बेल्ट नहीं है, कोई सिंगल मेजर एरिया नहीं था जहां मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। दो ऐसे इलाके थे, हम लोग देखते हैं टू सेपरेट एरियाज, एक वेस्ट में एक ईस्ट में, और बीच में इंडिया, मतलब जैसे ये इंडिया है ना, ये हमारा डायमंड शेप्ड इंडिया है, इस तरीके से एक वेस्ट और एक ईस्ट में एरिया था, दो एरियाज थे जहां पे मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे, और बीच में इंडियन टेरिटरी आ रही थी। तो फिर क्या करेंगे भाई, यहां पे वही बात हुई, फिर पाकिस्तान फिर एक नहीं बल्कि दो अलग अलग टेरिटरीज में क्रिएट हुआ, डिवाइडेड, जिसके बीच में इंडिया आ रहा था, इंडियन टेरिटरी आ रही थी उसके बीच में। तो एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपांस ऑफ द इंडियन टेरिटरी। तो बीच में इंडियन टेरिटरी है जो कि सेपरेट कर रही है दो पाकिस्तानी एरियाज को, यहां पर वेस्ट पाकिस्तान है और यहां पर ईस्ट पाकिस्तान क्रिएट हो गया। ठीक है, पहली तो ये दिक्कत थी। दूसरी दिक्कत पे चलते हैं। दूसरी दिक्कत है ऑपोजिशन टू पार्टीशन। अब यार जरूरी नहीं है ना कि आप बोलोगे कि जहां पे मुस्लिम ज्यादा रहते हैं चलो चलो पाकिस्तान की तरफ चलो, हर कोई इस चीज को एग्री नहीं करता था, हर कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तो यहां वही बात होती है, सारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, और इसका एक बड़ा ही प्रमुख उदाहरण क्या है देखते हैं। खान अब्दुल गफार खान, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाते थे, उनको जो है एक तरीके से वो गांधी जी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। ही वॉज द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया था वहां के लीडर थे, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम्स ज्यादा संख्या में थे। तो मैम टेक्निकली ये एरिया पाकिस्तान की साइड जाएगा, लेकिन क्या ये तैयार है पाकिस्तान में जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो दे डिड नॉट वांट, ये बिल्कुल टू नेशन थ्योरी के ऑपोजिट थे, ये बिल्कुल उसको अपोज करते थे, एंड हिज वॉइस वाज इग्नोर्ड एंड एनडब्ल्यूएफपी वाज मर्ज्ड विद पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ थे, लेकिन अल्टीमेटली इस एरिया को भी, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को भी पाकिस्तान में मर्ज कर ही दिया जाता है। तीसरी दिक्कत थी बाइफर्केशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब और बंगाल आपको दोनों ही पता है जगह, पंजाब इधर आता है, बंगाल इधर आता है, ठीक है। वेस्ट साइड में पाकिस्तान की वेस्ट साइड की तरफ पंजाब आता है, और ईस्ट साइड की तरफ जो पाकिस्तान में था यहाँ पे बंगाल आता है। अब भाई ये दोनों रीजन्स ने सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट कर दी थी पार्टीशन के बेसिस पे। देखो क्या होता है, पंजाब और बंगाल के अंदर लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी। अब पंजाब और बंगाल को आप पूरे तरीके से पाकिस्तान में मर्ज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े एरियाज थे जहां हिंदूज मेजोरिटी में भी थे। These provinces bifurcated according to the religious majority at the district level. बहुत लंबे टाइम तक ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि पंजाब और बंगाल का करना क्या है। इवन ड्यूरिंग द डे ऑफ इंडिपेंडेंस द पीपल ऑफ पंजाब एंड बंगाल डिड नॉट नो कि वो किस तरफ जाएंगे, इधर चला या उधर चला, पाकिस्तान की तरफ या इंडिया की तरफ। बाद में जाकर इन एरियाज को डिवाइड करा जाता है, पता है कैसे? बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिले तक जाकर देखा जाता है कि कहां पे मुस्लिम ज्यादा है तो चलो वो एरिया पाकिस्तान की साइड, कहां हिंदू ज्यादा है तो वो एरिया इंडिया की साइड। इस तरीके से बेटा इनको बाइफर्केट करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। This caused the deepest trauma as many people did not know in which country they were even on the Independence Day. तो वही बहुत ज्यादा ट्रॉमा, दुख, पीड़ा, दर्द सब कुछ कॉज कर दिया इनके पार्टीशन ने इन दोनों एरियाज के, क्योंकि लोगों को इंडिपेंडेंस के दिन तक नहीं पता था कि हम किस जगह का हिस्सा बनेंगे, क्या है हमारी किस्मत। नेक्स्ट है द फोर्थ प्रॉब्लम विच वॉज ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज मतलब जो लोग नंबर में कम रह गए। अब यार पार्टीशन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में बहुत से हिंदूज हैं जो कि नंबर में कम रह गए पाकिस्तान की साइड पे, और कुछ मुस्लिम्स माइनॉरिटी बन के इंडिया की साइड में रह गए, है ना। जरूरी नहीं है ना कि सारी की सारी पॉपुलेशन उधर चली गई इधर आ गई, नहीं हुआ ऐसा। तो हम लोग देखते हैं बहुत से हिंदूज एंड सिख जो लोग हैं वो पाकिस्तान की साइड रह गए थे, मुस्लिम्स इंडिया में रह गए थे, और उन्हें ऐसे लग रहा था कि हम तो बंदी बन के रह गए, वी आर ट्रैप्ड। माइनॉरिटीज बिकेम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक। दोनों साइड पे जो माइनॉरिटीज थी, नंबर में कम जो लोग रह गए थे, दे बिकेम इजी टारगेट, क्योंकि उस टाइम पे वैसे ही कम्युनल वायलेंस हो रही थी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पर अटैक कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे। तो these minorities became very easy targets, इनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी।
दिस फोर्स्ड अ ह्यूज अनप्लान्ड माइग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। और फिर वही था, दिक्कत ये थी कि इन लोगों को क्रॉस भी करने हैं बॉर्डर्स बट कर नहीं पा रहे हैं, तो काफी दिक्कत का काम हो रहा था। ठीक है, चलिए, अब ये तो चार दिक्कतें थी जो पार्टीशन प्रोसेस के टाइम पर आती हैं, लेकिन फिर होता क्या है, हम लोग देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन क्या थे। पार्टीशन हो गया, अब इसके बाद एज अ रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है। Partition caused largest, most abrupt, unplanned transfer of population in the human history. पूरे इतिहास गवाह है भाई, ह्यूमन हिस्ट्री गवाह है कि हमारा ये जो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, ये बहुत बड़ी तादाद में हुआ था। एक तो बहुत से लोगों को एक साइड से दूसरी साइड बॉर्डर के क्रॉस करके जाना पड़ा, एब्रप्ट, कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, बिना प्लानिंग की चीजें हो रही थी। अनप्लान्ड ट्रांसफर, भाई अनप्लान्ड चीजें हो रही थी, पता ही नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टमैटिक रूप से कुछ नहीं हो रहा है, एंड तभी इतनी ज्यादा दिक्कत क्रिएट हुई थी। सिटीज लाइक लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम शार्पली डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। लाहौर पाकिस्तान की साइड पे, अमृतसर कोलकाता अपनी तरफ, यहां पर कम्युनल जोन्स में जो है जगहें डिवाइड हो गई थी। कम्युनल जोन्स वही धर्म के बेसिस पे जोन्स में जगहें डिवाइड हो गई थी। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट माइनॉरिटीज अपना घर छोड़कर सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन द रेफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। अब बहुत से माइनॉरिटीज, जैसे जो इंडिया की साइड से मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ गए, या जो हिंदूज पाकिस्तान की साइड से इंडिया की तरफ आए, तो ये जो माइनॉरिटीज थी, इनको घर बार तो था नहीं, अब इस तरफ नए देश में आ गए थे, घर बार यहाँ पे था नहीं, तो बहुत समय के लिए इनको रेफ्यूजी कैंप्स में रुकना पड़ता था, जहां पे स्थिति और भी ज्यादा खराब थी। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, उसके अंदर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पे पीपल यूज्ड टू लिव अ वेरी वेरी ट्रॉमेटिक लाइफ इन दीज रेफ्यूजी कैंप्स। आगे देखो, thousands of women abducted, forced to convert, forced into marriage on both sides of the border। अब महिलाओं की एक अलग दिक्कत थी, बहुत सारी महिलाओं को किडनैप कर लिया जाता था, और अगर किसी दूसरे धर्म के इंसान ने उनको किडनैप करा है तो वो उनको जबरदस्ती अपने धर्म में कन्वर्ट करवाता था, परिवर्तन करवाता था, एंड कन्वर्ट करते थे और शादी कर लेते थे फिर उनके साथ में। तो ये सारी दिक्कतें थी, और इसी दिक्कतों से बचने के लिए बहुत सारे घर वालों ने क्या करा, उन्हें ये था कि कल को हमारे घर की इज्जत लुट जाएगी, लड़कियों को किडनैप करके ले जाया जाएगा, तो वो ऑनर किलिंग कर देते थे, लड़कियों को पहले ही मार देते थे कि हमारे घर की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए इस चक्कर में। तो मेनी विमेन किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज, दे वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज, कि भाई कल को इन्हें कोई अबडक्ट करके ना ले जाए, इनके साथ कोई जो है जोर जबरदस्ती ना कर दे, तो पहले ही मार देते थे फैमिली ऑनर बचाने के लिए। इस तरीके की दिक्कतें भी आ रही थी। साथ ही में पार्टीशन को एक डिवीजन ऑफ हार्ट्स बोला गया है, कि दिल बट गए हम लोगों के। कैसे? राइटर्स, पोएट्स, फिल्म मेकर्स डिस्क्राइब द रूथलेसनेस, जिस बेरहमी से बेटा पार्टीशन हुआ है, जिस बेरहमी से जो है एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी जुल्म कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को हमारे राइटर्स ने, पोएट्स ने, फिल्म मेकर्स ने एक तरीके से बताया है कि दिस वॉज लाइक अ डिविजन ऑफ हार्ट्स। सर्वाइवर्स जो थे उन्होंने बोला पार्टीशन वाज अ डिवीजन ऑफ द हार्ट्स, इट वाज अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ द कम्युनिटीज हु हैड लिव्ड टुगेदर एज नेबर्स। तो लोग यही बोल रहे हैं कि बचपन से हम लोग जो एक दूसरे की कम्युनिटीज के साथ में रहते थे, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, राइट, एक दूसरे को भाई भाई कंसिडर करते थे, उन्हीं के बीच में एक ऐसी दरार पैदा कर दी है इस पार्टीशन ने कि हमारे दिल डिवाइड हो गए, वो वाली चीज है। Despite the partition, India's Muslim population was 10 to 12% of the total population in 1951. India rejected turning into a Hindu nation and enshrined secularism in the constitution to treat all the religions equally. अब पार्टीशन होता है, लेकिन इसके बाद भी सारे के सारे मुस्लिम्स पाकिस्तान की साइड नहीं गए थे। ऑब्वियसली हमारे देश में अभी भी 10 से 12% तक मुस्लिम पॉपुलेशन रह गई थी। अब सवाल यही था, हर किसी को लग रहा था कि हाउ विल इंडिया डील विद दिस माइनॉरिटी पॉपुलेशन। तो इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बल्कि इंडिया ने अपने आप को एक सेक्युलर कंट्री बताया है, जहां पर सभी धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि इंडिया एक हिंदू नेशन नहीं बना, बल्कि हमने सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वी आर अ सेक्युलर कंट्री एंड सारे धर्मों को हम बराबर रूप से ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, किसी को भी कमतर फील नहीं होने देंगे, ऐसा हमने निर्णय ले लिया था। आगे हम चलते हैं, अब आगे क्या बात हो रही है चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर आती है, हम लोग प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं। थ्रेट ऑफ बैल्कनाइजेशन का लिखा है, जैसे बैल्कन एरिया था ना हमारे यूरोप का, तो उसी तरीके से प्रिंसली स्टेट्स भी बटने की कगार पे थे। क्या होता है चलो देखते हैं। ऑब्वियसली इंडिया दो रीजन्स में डिवाइडेड था। इंडिया के अंदर कुछ जगहें थी जो हमारी प्रोविंसेस थी, मैंने आपको पहले भी बताया प्रोविंसेस का मतलब जो रीजन्स डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आते थे। ठीक है, अब जो रीजन डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में था वो तो इंडिया में आ गया, पर अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या? प्रिंसली स्टेट्स की बात करते हैं। प्रिंसली स्टेट्स वो जगहें थी बेटा जहां राजा महाराजा लोग रूल करते थे।
अब दिक्कत ये थी कि राजा महाराजा के ऊपर चलता ब्रिटिश का शासन ही था, बट उन्होंने कुछ इंटरनल अफेयर्स पे अपना कंट्रोल जमा के रखा था। अब होता क्या है, पार्टीशन हुआ, प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे इनको चॉइसेस दे दी गई तीन तीन, या तो आप इंडिया का हिस्सा बन जाओ या पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ, या फिर आप लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बन सकते हो। और ये चॉइस वहां की जनता को नहीं दी गई, बल्कि वहां के राजा महाराजा को दे दी गई, विच क्रिएटेड अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद जो ब्रिटिशर्स की पैरामाउंट्स या सुजरेनिटी थी, मतलब जो ब्रिटिश कंट्रोल था इन प्रिंसली स्टेट्स पे, वो खत्म हो गया था। तो नाउ द चॉइस वाज विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स कि व्हाट दे विल डिसाइड। ठीक है, 1/3 लैंड एरिया कवर करते थे, 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस प्रिंसली स्टेट्स में रहते थे, तो बहुत बड़े एरियाज थे ये। नाउ द कोर प्रॉब्लम वाज, ब्रिटिश ने अनाउंस करा कि उनका जो शासन है प्रिंसली स्टेट्स पे वो खत्म हो गया है, पैरामाउंट्सी गिर चुकी है, खत्म हो चुकी है। मतलब अब जो ये 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। They were free to join India, Pakistan or remain independent. Now, rulers of Travancore and Hyderabad immediately announced the desire for independence, and this created a very real possibility that India would get divided into many small countries, threatening the democracy. अब क्योंकि ये चॉइस रूलर्स के हाथ में दे दी गई थी, तो रूलर्स बेटा बड़े चालाक थे। उनको यही मन था कि हम लोग अपना एक अलग से देश बना लेंगे जहां पर अपना ही राज चलेगा, किसी और का राज तो हम चलने नहीं देंगे। ट्रैवनकोर और हैदराबाद के जो प्रिंसली रूलर्स थे उन्होंने पहले ही डिजायर अपनी बता दी, ख्वाहिश बता दी कि वी वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। अगर ऐसे होता तो कितनी सारी टेरिटरी इंडिया के बीच बीच में से निकल के आजाद देश बन जाती है ना। तो उससे तो हमारे देश की जो अखंडता है, जो एकता है, हर चीज खराब हो जाती, हर चीज टूट के बिखर जाती। तो दिस वॉज अ वेरी मेजर चैलेंज। अब इस चैलेंज से कैसे उभर के आएंगे हम, बाहर कैसे आएंगे, लेट्स सी। गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी to the princely states being integrated into India? Let's look at that. सबसे पहले सरकार को यह पता था कि the people of most of the princely states clearly wanted to be a part of the Indian Union. उन्हें पता था कि यार ये राजा महाराजा जो भी बोले, लेकिन ये princely states के अंदर जो जनता रह रही है, ये जनता तो इंडिया में मर्ज होना ही चाहती है, ये तो इंडिया का हिस्सा बनना ही चाहती है। फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाने का उन्होंने सोचा। Government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions to accommodate plurality. अब सरकार को यह भी पता था कि यार देखो, कल को इन प्रिंसली रूलर्स के पास अपन लोग जाएंगे, इनको बोलेंगे कि इंडिया में मर्ज होना है, ये नौटंकी करने लगेंगे। तो फिर एक काम करेंगे हम लोग, वी विल बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। ये लोग अगर अपनी कुछ डिमांड्स, ख्वाहिशें वगैरह आगे रखेंगे कि हम इंडिया में तब आएंगे अगर आप हमारी ये डिमांड मानो, तो मान लेंगे, हम कुछ तो मान लेंगे उनकी डिमांड्स, ताकि एटलीस्ट वो इंडिया में मर्ज तो हो जाए। और तीसरी चीज थी टेरिटोरियल कंसोलिडेशन। आफ्टर पार्टीशन, इंटीग्रेटिंग, कंसोलिडेटिंग द टेरिटोरियल बाउंड्रीज अज्यूम्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस। यार अभी हमारे बॉर्डर पे ही तो प्रॉब्लम आ गई, देश बट गया दो हिस्सों में। वी डिड नॉट वांट दैट। हम नहीं चाहते थे कि और भी ज्यादा देश और मल्टीपल कंट्रीज में बट जाए, तो वी डिड नॉट वांट दैट। अभी के लिए हमें अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखना, और जो हमारी इंडियन टेरिटरी है उसको यूनाइट करके रखना, दैट वाज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे लिए एट दैट टाइम। एंड हम किसी भी हालत में इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट नहीं होने दे सकते थे, इन्हें हमें अपने साथ ही मर्ज करना था। ठीक है, तो ये तीन चीजें थी जिसने गवर्नमेंट को गाइड करा कि भाई इनको तो साथ में ही रखना है, एडी चोटी का जोर लगा देंगे इनको अपने इंडिया में मर्ज करने के लिए। नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अब ये कोई तबला या वो पियानो वगैरह नहीं है, इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को साइन करना पड़ेगा व्हेन दे एग्री कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो पीसफुल नेगोशिएशंस ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल कंटिग्यूअस स्टेट्स, कंटिग्यूअस का मतलब जो अपनी बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, मैक्सिमम ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडियन यूनियन में आ गए थे 15 अगस्त से पहले ही। लेकिन रूलर्स ने एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक कानूनी दस्तावेज, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा था, जहां पे उन्होंने एग्री करा कि दे विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसको साइन करने के बाद इंडिया का हिस्सा बन गए। वाह, वो कांग्रेचुलेशंस। लेकिन इशू ऑफ जूनागढ़, अब जूनागढ़ के अंदर भी कुछ मुद्दा था, इशू था। जूनागढ़ को कैसे हमने रिजॉल्व करा, वहां पर लोगों के बीच में प्लेबिसाइट, वोटिंग कंडक्ट करा ली। तो वहां के लोगों ने बोला कि यस वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर जूनागढ़ को उस प्लेबिसाइट, उस वोटिंग के बाद इंडिया में शामिल कर लिया गया। बट यहाँ पर हम लोग दो केस स्टडीज देखेंगे, एक हम देखेंगे हैदराबाद की, एक हम देखेंगे मणिपुर की, और उन दोनों के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स आई है वी आर गोना एनालाइज दैट, वी आर गोना स्टडी दैट। चलो फटाफट से आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद की बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर फटाफट से देख लेते हैं हैदराबाद के अंदर हुआ क्या था। जल्दी से देखो, हैदराबाद के अंदर बेटा देखो, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे, सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद के जो निजाम थे, जो यहाँ के रूलर थे, उन्होंने पहले अपनी डिमांड और डिजायर आगे रख दी थी कि मैं तो आजाद होना चाहता हूं, पंछी बन के उड़ना चाहता हूं। लेकिन
इनके रूलर थे निजाम, जिनका नाम था मीर उस्मान अली। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में से आते थे, बहुत अमीर थे। इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहिए था हैदराबाद के लिए। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनकी पावर कब बढ़ेगी, जब हैदराबाद एक आजाद देश बन जाएगा, यही तो चाहते थे वो। अब होता क्या है, हम लोग देखते हैं जो निजाम है, नवंबर 1947 में, आजादी के बाद की बात हो रही है, इस टाइम पे ये निजाम जो है थोड़ी सी नौटंकी करने लगते हैं। तो ये इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का मतलब कि अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है ना। तो स्टैंड स्टिल मतलब ना मैं इंडिया का हिस्सा हूं, वी आर जस्ट डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू डू। तो वो है एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जहां पर 1 साल के लिए इसको साइन करा गया, जहां नेगोशिएशंस जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ चल रही थी, बातचीत चल रही थी कि करना क्या है हैदराबाद का। होता क्या है इसके बाद, इसी दौरान जब तक ये स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट चल रहा था, हम लोग देखते हैं कि एक मैसिव मूवमेंट जो है हैदराबाद के अंदर निजाम के ऑपरेसिव शासन के खिलाफ जो है तेजी पकड़ लेता है। लोगों को निजाम का जो ऑपरेसिव रूल था, निजाम ना बहुत ही ज्यादा एक ऑपरेसिव तरीके से शासन करते थे, लोगों पे दबाव बनाकर लोगों को आजादी नहीं देते थे। तो इसी शासन के खिलाफ यहां पर एक आंदोलन सा चालू हो जाता है। तेलंगाना के अंदर जो पेजेंट्स थे, जो किसान थे, वो सबसे ज्यादा परेशान थे। जो लोकल विमेन थी, इन सभी ने बहुत ज्यादा नंबर्स में हिस्सा लिया है इस मूवमेंट के अंदर। इसको कम्युनिस्ट और हैदराबाद की कांग्रेस लीड कर रहे थे अगेंस्ट द निजाम। अब बेटा यहां पर होता क्या है, जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं निजाम के शासन के खिलाफ में, तो निजाम चुप तो नहीं रहेंगे। निजाम की एक पैरामिलिट्री फोर्स थी। पैरामिलिट्री फोर्स का मतलब ऑफिशियल आर्मी नहीं, निजाम ने खुद से एक फोर्स बना रखी थी, ठीक है, जस्ट लाइक निजाम की पर्सनल आर्मी समझ लो। उनका नाम था रजाकार्स। ये रजाकार्स को निजाम भेज देते हैं कि जाओ लोगों पे जुल्म करो, इन लोगों को शांत कराओ, कुछ भी करके, ठीक है। तो दे मर्डर्ड, रेप्ड, लूटेड, स्पेसिफिकली टारगेटिंग द नॉन मुस्लिम्स। अब क्योंकि निजाम मुस्लिम थे, तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके खिलाफ रजाकार्स को ये ऑर्डर्स दे दिए गए थे कि आपको जो है, आपको जो भी करना है करो। और उन्होंने सही में जो भी करना है करा। दे वर रेपिंग विमेन, वो जो है लूट मचा रहे थे यहाँ पर, और साथ ही में दे वर मर्डरिंग पीपल, मेमिंग पीपल, इस तरीके से इंजर कर देना, लोगों के बॉडी पार्ट्स तोड़ फोड़ दो या फिर उनको जान से ही मार दो। इस तरीके के जुल्म जो है रजाकार्स करने लगते हैं ऑन द लोकल पीपल। अब इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट चुप कैसे रह सकती है? तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, इन्होंने ऑर्डर करा इंडियन आर्मी को कि इस सिचुएशन में इंटरवीन करना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा और निजाम की फोर्सेस को कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये जो स्थिति है और भी ज्यादा बिगड़नी नहीं चाहिए। तो सितंबर 1948 के अंदर इंडियन आर्मी जाती है। कंक्लूजन यही है, इंटरमिटेंट फाइटिंग चलता है। हमारी एक तरफ है इंडियन आर्मी, दूसरी साइड है जो रजाकार्स है, इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता है। फाइनली निजाम की फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है, और उसके बाद हैदराबाद को हम लोग शामिल कर लेते हैं इंडिया के अंदर। हैदराबाद का एक्सेशन इंडिया में हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था हैदराबाद का केस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। अब यार यहां पर हम लोग मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर के अंदर क्या हुआ था? ऑब्वियसली ये भी एक प्रिंसली स्टेट था। बिफोर इंडिपेंडेंस महाराजा बोधचंद्र सिंह, अब यहाँ पे महाराजा का नाम जरूर ध्यान रखना, बोधचंद्र सिंह ने साइन कर दिया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। मतलब इंडिया के साथ लीगल डॉक्यूमेंट जो था, जो अरेंजमेंट था, उसको साइन कर दिया गया था। तो मतलब मैम फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है, बिल्कुल ऐसा हमें लग रहा है। इंडिया एश्योर्ड हिम दैट मणिपुर's इंटरनल ऑटोनॉमी वुड बी मेंटेन्ड। अब यार आप लोगों को याद होगा कि हमारे लीडर्स डिटर्मिन्ड थे कि अगर कोई भी प्रिंसली स्टेट का रूलर हमसे थोड़ी बहुत डिमांड्स करता है, कुछ बातें मनवाना चाहता है, तो हम मान लेंगे, बट हम उन्हें इंडिया में मर्ज करा देंगे। तो दिस इज द थिंग। महाराज ने कुछ कुछ डिमांड्स अपनी आगे रखी थी कि मैं जो मणिपुर की इंटरनल ऑटोनॉमी है, इंटरनल जितनी भी पावर्स है, वो अपने पास रखना चाहता हूं। तो हमारे लीडर्स ने उन्हें बोला कि ठीक है, आप मणिपुर की इंटरनल पावर्स अपने पास रखो, बाकी हम लोग क्या है, आपसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा लेते हैं, तो मणिपुर को इंडिया का पार्ट बना देंगे। बट इसके बाद होता क्या है, जून 1948 में यहां पर मणिपुर बिकेम द वेरी फर्स्ट इंडियन स्टेट जहां पर एक तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया था। चुनाव होते हैं, हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रेशर के बाद यहां पर चुनाव को कंडक्ट कराया जाता है। मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, एज अ स्टेट मणिपुर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया कि राजा भी हैं और साथ ही में जो लोग हैं वो जनता जो है अपनी सरकार खुद से चुनेगी। इट वॉज द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया जिसने इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे कराया था। लेकिन अब होता क्या है, प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पर जितने इलेक्टेड लीडर्स मणिपुर के बैठे थे, यहां पे जो स्टेट कांग्रेस थी वो वांटेड टू मर्ज विद इंडिया, बट अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज्ड द मर्जर। सिर्फ और सिर्फ वहां की जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, बट बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर इंडिया के साथ मर्ज हो। अब यहां पे भाई इंडियन लीडर्स को डर लगने लग गया थोड़ा सा। तो सितंबर 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन प्रेशराइजिंग द महाराज। हम लोग महाराज को प्रेशराइज करते हैं कि वो मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दे इंडिया के साथ में, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड असेंबली।
कॉजिंग लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट। तो हमने महाराज को किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करा, प्रेशराइज करा कि आप एक फुल एंड फ्लेजेड मर्जर एग्रीमेंट साइन करो, जिसके बाद मणिपुर कंप्लीटली इंडिया का हिस्सा बन जाए। तो वो साइन करवा लिया गया, और विदाउट कंसल्टिंग जो लेजिस्लेटिव असेंबली जनता ने चुनी थी उनको बिल्कुल कंसल्ट नहीं करा गया, पूछा भी नहीं गया, जिसके बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लीडर्स थे वो काफी ज्यादा नाराज होते हैं और लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। बट हमारा जो गोल था भाई वो तो हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। मणिपुर ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। इसके बाद यार आगे चलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स की तो ये कहानी थी, लेकिन एक और दिक्कत आती है, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? अभी इंडिया के बाउंड्रीज तो डिसाइड हो गई कि भाई ये इंडिया है, लेकिन उस बाउंड्रीज के अंदर जो स्टेट बाउंड्रीज हैं उनको किस तरीके से ड्रॉ करना है, इस पे एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। रीऑर्गेनाइज करना, फिर से ऑर्गेनाइज करना है, स्टेट्स के बॉर्डर्स को रीड्रॉ करना है, ये सारी बातें यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कैसे। हम लोग देखते हैं स्टेट बाउंड्रीज ड्रॉन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, दे सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश और रूल्ड बाय द प्रिंसली पास। होता क्या था ब्रिटिश टाइम पीरियड में, प्रशासन के हिसाब से कि ब्रिटिशर्स को जहां लगता था कि यार यहां प्रशासन करने में आसानी है, तो उस हिसाब से वो स्टेट बाउंड्रीज बना के बैठ जाते थे। लेकिन अब बात यह थी कि हमारा देश आजाद हो गया था, ब्रिटिशर्स जा चुके थे, और हमारे देश के अंदर जनता की अलग अलग डिमांड्स आ रही थी कि हमें स्टेट बाउंड्रीज को, बॉर्डर्स को इस तरीके से रीड्रॉ करना है। तो नाउ व्हाट हैपेंड, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट रिजेक्टेड दीज आर्टिफिशियल डिविजन्स। जब हम लोग अपनी आजादी का संघर्ष भी लड़ रहे थे तो ये सब चीजें हमने बोला कि ये जितनी बाउंड्रीज अभी ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में बनी है ये आर्टिफिशियल है, ठीक है, दीज आर आर्टिफिशियल। देन इन 1920 नागपुर कांग्रेस सेशन, 1920 में जो नागपुर कांग्रेस का सेशन हुआ था, लीडर्स हैड प्रॉमिस्ड दैट लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स वुड बी द बेसिस फॉर फॉर्मिंग द स्टेट्स। तब भी हमारे लीडर्स ने ये वादा कर दिया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे ही हम लोग स्टेट्स को फॉर्म करेंगे वंस वी गेट इंडिपेंडेंस। एक बार आजाद होने दो, उसके बाद लैंग्वेज के बेसिस पर ही स्टेट्स का फिर से फॉर्मेशन किया जाएगा, बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंस होने के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं। हमारे लीडर्स को बेटा कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि अभी तो धर्म के नाम पे पार्टीशन हो गया, अगर फिर से भाषा के बेसिस पे लोग जब ये डिमांड आगे रख रहे हैं कि हमें स्टेट्स को रीड्रॉ करना है, तो कहीं ना कहीं फिर से अलगाववाद की भावना आ सकती है, लोग जो है देश से अलग होने की बात कर सकते हैं, सिक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स पैदा हो सकती हैं। तो वही बात है ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो यहाँ पे हमारे लीडर्स भी उसी वजह से डर गए थे। प्लस अभी अभी रिसेंटली प्रिंसली स्टेट्स को भी हमने किसी ना किसी तरीके से मर्ज कराया था जो आजाद होना चाहते थे। तो वही दिक्कत थी, लीडर्स के दिमाग में यही चीज थी कि यार एक और डिमांड आ गई है, इससे कहीं देश ना बढ़ जाए। दैट वाज द हेजिटेशन। ट्रॉमा पार्टीशन का था, नेशनल लीडर्स ने अपना माइंड बदल लिया। They feared that carving out states based on language might lead to disruption, separatism and disintegration. कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि इससे जो है चीजें बिगड़ जाएंगी, सेपरेटिज्म की भावना, वही अलगाववाद की भावना, ये सब चीजें आ जाएंगी और देश टूट के बिखर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। They felt it would draw attention away from the urgent economic and social challenges and decided to postpone the reorganization. उन्हें लगा कि अभी देश के सामने और भी बहुत सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉवर्टी को हटाना है, इलिटरेसी को हटाना है, there are so many challenges that are facing the nation right now. तो हम उन चीजों पे फोकस करते हैं, उन चीजों पे ध्यान देते हैं, rather than creating the state boundaries. That is what they thought. Okay, but ये मामला यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये डिमांड जो है काफी ज्यादा एस्केलेट हो जाती है। Protests demanded Telugu-speaking areas to be separated from the Madras province to form an Andhra state. This was the विशाल आंध्रा मूवमेंट। बहुत सारे लोग बेटा यहाँ पे प्रोटेस्ट पे उतर आते हैं। हम लोग देखते हैं विशाल आंध्रा मूवमेंट चल पड़ी थी, जहां पर जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे इन द मद्रास प्रोविंस, वो एक सेपरेट स्टेट बनाने की बात कर रहे थे कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए, ठीक है, एक आंध्रा स्टेट चाहिए फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल, हमें मद्रास में नहीं रहना, वी नीड अ सेपरेट स्टेट। विशाल आंध्रा मूवमेंट इस मूवमेंट का नाम था। पोटी श्रीरामुलु जो कि एक वेटरन गांधीयन लीडर थे, बेसिकली गांधी जी की आइडियोलॉजी में मानते थे, यहाँ पर एक इनडेफिनेट फास्ट पे बैठ जाते हैं। इनडेफिनेट फास्ट का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जब तक उनकी मांग नहीं सुनी जाएगी, मानी नहीं जाएगी, वो फास्ट तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उपवास पे बैठ जाते हैं और 56 डेज तक इनका ये उपवास चलता है। इसके बाद इनकी मौत हो जाती है क्योंकि इनकी डिमांड नहीं मानी गई। इनकी मौत के बाद मैसिव अनरेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट इन आंध्रा रीजन, लेजिस्लेटर्स रिजाइन, जहां के इलेक्टेड लीडर्स थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत ज्यादा वायलेंस इरप्ट हो जाती है। हम लोग देखते हैं बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जहां पे लोग काफी ज्यादा क्रोधित थे कि सरकार अभी तक भी उनकी बात क्यों नहीं मान रही है और उनके लिए वो जो आंध्र प्रदेश का स्टेट है उसकी डिमांड को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर जो उस समय पे थे, आप सभी को पता है कौन, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फाइनली अनाउंस करा कि एक सेपरेट आंध्रा स्टेट को हम बनाएंगे दिसंबर 1952 में। 1953 के अंदर अब आंध्रा स्टेट बना था,
इसके बाद में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया, ठीक है, टू लुक इनटू रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज। अब एक स्टेट आपने बना दिया, कुछ लोगों की डिमांड आपने मान ली, लेकिन और भी तो बहुत लोग हैं जो सेम डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपनी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट चाहिए। तो इस वजह से कि कैसे बॉर्डर्स को रीड्रॉ करना है, कि द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज शुड लिव इन अ सिंगल स्टेट, इस डिमांड को देखने के लिए उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया कि वो ये सारी चीजें एनालाइज करे कि कैसे हमें स्टेट्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना है। आउटकम ये था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये बताया कि बाउंड्रीज इसी तरीके से बनाई जानी चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेजेस मतलब अलग अलग स्टेट्स में रहें, ठीक है। सो इसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 का, जिसके थ्रू 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया जाता है। ऑलराइट, चलो अभी फिलहाल इंडिया में कितने स्टेट्स कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उस समय पे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को क्रिएट किया गया था। चलो अब जरा टाइमलाइन देखते हैं, अब एक एक करके बहुत सारे स्टेट्स इससे क्रिएट होते जाएंगे। 1960 में महाराष्ट्र गुजरात को क्रिएट करा गया, जब यहां पर एक आंदोलन हो गया था, एजिटेशन हो गई थी बायलिंगुअल बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करने के लिए। तो बायलिंगुअल मतलब जहां दो लैंग्वेज ग्रुप्स रहते हो। बॉम्बे स्टेट जो था वहां पर एक तरीके से मराठी और गुजराती दोनों भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो एक डिमांड आया था, जिसके बाद मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र एंड गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात को क्रिएट किया गया। 1963 में नागालैंड एक स्टेट बनता है। 1966 के अंदर पंजाब को सेपरेट करा जाता है टू क्रिएट हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश फॉर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो पहले पूरा क्या था पंजाब, उसमें से हिमाचल और हरियाणा को सेपरेट कर दिया गया। उसके बाद मेजर नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। मेघालय आसाम से निकल के एक अलग से स्टेट बनता है, मणिपुर त्रिपुरा भी स्टेट्स बनते हैं। 1987 के अंदर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी स्टेट्स बन जाते हैं। एंड 2000 में आके छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, बेसिकली छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो 3 स्टेट्स बनाए गए, ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बल्कि एक डिफरेंट कल्चर के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा हमारा टाइमलाइन। अभी भी बहुत सारी डिमांड्स चलती रहती है, बहुत सारे अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स डिमांड करते रहते हैं कि वी नीड अ सेपरेट स्टेट। बट हर किसी की ऐसी डिमांड अगर हम मानते चले जाएंगे तो इंडिया में कितने सारे स्टेट्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखना पड़ता है कि किस डिमांड को मानना है, किस डिमांड को नहीं मानना है, किस हद तक मानना है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट और उनके पॉलिसी डिसीजंस पे डिपेंड करता है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है बेटा ये हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि सारी की सारी चुनौतियां जो कि हमारे देश को बनाने में आई थी, इन सभी को आप लोग समझ पाए होंगे, वो भी विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड कैसा लगा ये लेक्चर मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट लेक्चर किसका चाहिए वो भी मेरे को जरूर बता देना, ऑल माय ज्वालामुखीज। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।